लंदन वार्ता में आज मेरे मेहमान हैं उत्कर्ष अमिताभ। इनका इंट्रोडक्शन यूँ तो खासा लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके इनकी शख्सियत आपके सामने ज़रा सा खोली जाए तो आपको लगेगा कि बड़ी परतें हैं। पहली परत यह है कि अभी हाल ही में इन्होंने एक किताब लिखी है, पैशन इकोनॉमी एंड द साइड हसल रिवोल्यूशन। इस किताब के बारे में तो हम बात करेंगे, इसलिए कि इसमें इंटरनेट का जिक्र भी है, इकोनॉमी का जिक्र भी है, यूट्यूब की भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन साथ में एक दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने तकरीबन 7 साल माइक्रोसॉफ्ट के साथ में भी काम किया है और आजकल ये एक नेटवर्क कैपिटल नाम की कंपनी के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और एक और बहुत बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी है 1.5 बिलियन डॉलर्स अमेरिकन डॉलर्स की, उसमें आप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं। तो उत्कर्ष, ये पैशन इकोनॉमी क्या है जो आपने अपनी किताब में भी यहाँ वहाँ कई जगह इसका जिक्र किया है? जी, पैशन इकोनॉमी एक नई तरह की इकोनॉमी है जिसमें लोग अपने इंट्रिंसिक मोटिवेशन को फॉलो करते हैं और इंटरनेट के टूल्स और टेक्निक्स के द्वारा उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। तो आपका इंटरेस्ट कितना भी नीश हो, स्टैम्प कलेक्शन हो, या आपको खाना बनाने का बहुत शौक हो, या आप कोडिंग करना चाहते हैं, पहले नॉर्म था कि आप 9 to 5 काम करेंगे, उसके बाद घर आएंगे, टेलीविज़न देखेंगे और मौका लगा तो कुछ अपनी हॉबी पे वर्क करेंगे, पोइट्री लिखेंगे। बहुत प्यारे दिन थे वो, उनको बुरा भला मत कहिएगा। नहीं, वो बहुत अच्छे दिन थे, स्टेबिलिटी। अब क्या आ गया है कि जैसे कोविड के दौरान आपने एक वेव सुना होगा जिसका नाम था ग्रेट रेजिग्नेशन। बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ी क्योंकि उनको लग रहा था कि दिस इज माई लाइफ नीड्स टू बी मोर। और जिन्होंने नहीं छोड़ी उनसे कोविड ने और मालिकान ने नौकरियां छुड़वा दी। ये भी है, बहुत लोगों की जॉब्स गई, बहुत लोगों ने जॉब छोड़ी और बड़ा कंफ्यूजिंग टाइम था पूरे मतलब कि दुनिया में वर्क, स्पेसिफिकली वर्क को लेके। कुछ लोग बहुत काम करने लगे, बहुत जल्दी बहुत प्रोडक्टिव होना चाहते थे पैंडेमिक में, कुछ लोग नहीं कर पाए वैसा। बट पैशन इकोनॉमी एक नया ट्रेंड है जहाँ पे कल्चर, इकोनॉमी और अपॉर्चुनिटी इंटरसेक्ट कर रही है। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वेव ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होगा, it won't be from one large company or a set of large companies. It will be a series of micro entrepreneurs जो अपनी कंपनियों को आगे ले जाएंगे। पहले अगर आप मान लीजिए एक यूनिकॉर्न बनाना चाहते थे, जैसे $1 बिलियन कंपनी, तो आपके पास टिपिकली बहुत एम्प्लॉयज़ होंगे, बहुत ऑफिसेज होंगे। अब क्या हो गया है कि आप एक यूनिकॉर्न बना सकते हैं 20 लोग, 50 लोग के साथ, जो पूरे जगत में फैले हुए हैं। आप व्हाट्सएप का ना देखिए, व्हाट्सएप जब अक्वायर किया था फेसबुक ने, मेरे ख्याल से वहाँ पे 12 से 15 लोग काम करते थे, सिर्फ 12 से 15। ओपन एआई जिसका चैट जीपीटी और बाकी एप्लीकेशंस है, वहाँ पे भी जस्ट अ हैंडफुल ऑफ एप्लीकेशंस। नेटवर्क कैपिटल जो कंपनी मैंने शुरू की माइक्रोसॉफ्ट छोड़ने के बाद, उसमें भी बहुत द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर वेरी फ्यू, बट जो भी लोग काम करते थे। मैंने कंपनी खोली इसलिए थी क्योंकि मैं पैशन इकोनॉमी को डेमोक्रेटाइज करना चाहता था। और आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, हमारी फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग आई फेसबुक से ऑर्गेनिकली, द मिनिमम वायबल प्रोडक्ट ऑफ नेटवर्क कैपिटल। अच्छा, ये जो फेसबुक है, मेटा जी, जो व्हाट्सएप को ओन करता है, इंस्टाग्राम को ओन करता है, जी, उसने आपकी कंपनी में फंडिंग की, इन्वेस्टमेंट किया? जी, पहला राउंड जो नेटवर्क कैपिटल का फंडिंग का था वो फेसबुक से आया था, क्योंकि हमने अपना जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाया था नेटवर्क कैपिटल का, वो फेसबुक के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बनाया था। और कई बार कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म में हमने फेसबुक का इस्तेमाल किया था, तो हमने अप्लाई किया कम्युनिटी एक्सेलरेटर प्रोग्राम में, और उनका सिलेक्शन रेट लेस देन 1% होता है, बट थैंक्स टू माई टीम हमें फंडिंग मिली। और उसके 1 साल बाद एक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिकॉर्न है जिसने नेटवर्क कैपिटल में स्टेक एक्वायर किया, और एज पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन मैं उस कंपनी का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। ये कंपनी है fire.org। जी, अच्छा, फायर जो है ये बहुत दिलचस्प तरीके से लिखते हैं जी। 5 अंग्रेजी में जो डिजिट है जी, 5 जी, और फिर IRE.org जी। तो ये fire.org क्या चीज़ है? ये एक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिकॉर्न है। आपने शायद ब्लॉकचेन का नाम सुना होगा, लेकिन अल्टीमेटली
blockchain is about a community, a democratization of a community. और जैसे आप इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं वेब 2.0 की दुनिया में, जैसे फेसबुक, याहू, गूगल, ऊबर, इस तरह की कंपनी, वेब 3.0 का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो आता है एथीरियम, फायर, इस तरह की कंपनी से। और उन्होंने नेटवर्क कैपिटल को अक्वायर किया होगा मेरे ख्याल से। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन में, बट ब्रांड, कम्युनिटी और एजुकेशनल पार्टनरशिप, आई थिंक ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन। कंपनी के बारे में मैं थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये भी बता दीजिए कि आपकी कंपनी संक्षेप में, इख्तिसार में के साथ की गति क्या है? फायर या नेटवर्क कैपिटल? नेटवर्क कैपिटल। जी, नेटवर्क कैपिटल लोगों को करियर कोचिंग और मेंटरशिप देती है ताकि वो उस दिशा में अपना करियर ले जा पाएं जिस दिशा में उनका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, जिसमें उनका पैशन है। पैशन है, एग्जैक्टली। लेकिन पैशन एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। पैशन, द वर्ड कम्स फ्रॉम सफरिंग। तो मैं इस बुक में आर्ग्यू करता हूँ जनरली अपनी राइटिंग से भी कि पैशन को अपना प्रोफेशन बनाने के लिए थोड़ी सफरिंग जरूर लगती है। ये बड़ी दिलचस्प बात करें, इसलिए कि बहुत लोगों से मैंने सुना है, और मैं ये भी कहूँगा कि पिछले 20 साल में मैंने इतना पढ़ा है कि, और अमेरिका में बड़े बड़े प्रोफेसर लोग इस पे मजमून लिखे हैं, उन्होंने किताबें लिखी हैं, उसमें ये कहा है कि जिधर दिल चाहता है उधर जाइए, जो दिल करता है वो कीजिए, जिधर पैशन है। वो बचपन से भी हम लोग ये सुनते आ रहे हैं, जो समझदार लोग होते हैं वो ये कहते हैं जो जिसमें पैशन है भाई, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो, और वरना तो माँ बाप अपने इंडिया में, पाकिस्तान वगैरह में खासतौर पे कहते हैं कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। तो रूल है इंडिया और पाकिस्तान, लाइक साउथ एशिया में जनरली, कि पहले इंजीनियरिंग करो, फिर दुनिया के बारे में सोचो। इंजीनियरिंग तो करनी है, और पैशन बाद में, पैशन अपने आप आ जाएगा। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि बहुत लोगों ने पैशन को फॉलो किया, मैंने देखा, अरे मैंने खुद किया एक जमाने में, और औंधे मुंह कहते हैं ना, चारों खाने चित जी। मतलब ये है कि पैशन को फॉलो करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन है, डगरपन भटकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करे? मुझे लगता है कि हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। अगर कोई पैशन को अपने फॉलो करना चाहता है तो उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस, रेजिलियंस की ज़रूरत पड़ती है, एंड वन हैज़ टू बेसिकली बी एबल टू सफ़र फॉर लॉन्ग इनफ फॉर द पैशन टू फ्रक्टिफाई इनटू समथिंग। वेरी सिंपली, अगर आपको लगता है कि आप अपनी जॉब छोड़ के अगर आप पोइट्री लिखना चाहते हैं, अगर वो आपका पैशन है, आप उसको करियर बना सकते हैं, लेकिन उसे आसान मत समझिएगा। इवन आप अगर अच्छी पोइट्री लिखते हैं, स्टिल सिर्फ पोइट्री लिखना अकेले और सक्सेस एक्सपेक्ट करना 6 महीने में या 7 महीने में, आई थिंक इट्स अ प्रीटी डेंजरस थिंग। पेशेंस, persistence and willingness to suffer for long enough, ये क्रिटिकल है पैशन इकोनॉमी के लिए। इस किताब में, और मैं हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में भी जो एसेज लिखता हूँ पैशन इकोनॉमी के बारे में, तो जो पहला एसे जो काफ़ी पॉपुलर हो गया था, उसमें मैंने अपनी कहानी बताई थी कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट कब और क्यों छोड़ा, और किस स्थिति में छोड़ा, मेरी फाइनेंशियल हालत कैसी थी, मेरा करियर कहाँ था, और कैसे मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। मैं ज़रा सा ये बात करूँगा आपसे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में ज़रूर, कि वहाँ पे आपने किन के साथ में काम किया, लेकिन जब आप ये बात कर रहे थे पैशन इकोनॉमी, और ख़ास तौर पे कि बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, परसिवियरेंस की ज़रूरत है, मुझे एक शेर याद आ गया उर्दू का बड़ा मशहूर, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बिल्कुल, यू समड अप माय बुक। आपने इस किताब का बहुत अच्छा समरी इस शेर में दिया है। ठीक है, बहुत होता। मुझे ये बताइए कि वहाँ क्या कर रहे थे आप माइक्रोसॉफ्ट में, और किन के साथ डायरेक्टली काम कर रहे थे? जी, मैं माइक्रोसॉफ्ट में 6.5 साल मैंने काम किया था। अपनी MBA ख़त्म करने के बाद INSEAD से मैंने माइक्रोसॉफ्ट की MBA आपने कहाँ से किया? INSEAD और इन फ्रांस। और आपने, मुझे याद है कि पेम्ब्रोक कॉलेज जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने मास्टर्स की थी, और अब PhD कर रहा हूँ। फिर इंजीनियर कहाँ से हो गया? इंजीनियर पहली डिग्री बताया ना कि अगर आप साउथ एशियन है, पहली डिग्री तो इंजीनियरिंग होनी चाहिए। वो कहाँ से की है? वो मैंने दिल्ली से की थी, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। वहीं मैं स्कूल भी दिल्ली पब्लिक स्कूल गया था, और उसके बाद एक
एक यूनिवर्सिटी है अशोका यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैं यंग इंडिया फेलोशिप का पहले बैच में था और वहाँ पे टॉर्च बेरर अवार्ड मिला था मुझे। जी, उसका बड़ा जिक्र सुनते आए हैं अशोका यूनिवर्सिटी का, और दिल्ली के नज़दीक है जी। बीच में कभी कभी कंट्रोवर्सीज में आती है जी। लेकिन ये कि उसके बारे में कहा जाता है कि उसको कुछ इन्वेस्टर्स जो एक ज़माने में बड़े कामयाब रहे, ख़ासतौर पर आईटी इंडस्ट्री में, जी। आईआईटी से निकले हुए, वो सब ने पैसा जमा किया, उस यूनिवर्सिटी को कायम किया, जी। और उसको कोशिश ये है कि वो एक जो इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी हो सकती है उस लेवल पे लेके आए। खैर जी, तो वहाँ पे आपने काम किया। मैं वापस आ जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट। जी। तो अगर आप मेरे करियर पे जस्ट लाइक जूम आउट करेंगे, मैंने हमेशा काम और पढ़ाई और लिखाई साथ में की है। थोड़ा फैमिली से फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऑक्सफोर्ड में मैं पहले फेलो था, फिर मास्टर्स किया और अब पीएचडी कर रहा हूँ। मैं एमबीए के लिए INSEAD फ्रांस में गया, फिर वॉर्टन अमेरिका में गया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया। और हमेशा जब मैं अशोका यूनिवर्सिटी में भी था तब भी मैं अपनी एक कंपनी चलाता था, लिखता था और एंजॉय करता था। मतलब जब आप काम कर रहे थे एक लंबे वक्त पहले, तब भी एक कंपनी साथ में चलाने, एक हमेशा। कंपनी चलाना कोई आपकी हॉबी है क्या है? साइड हसल बताएं, हमेशा साइड हसल, दिस वेरी इंटरेस्टिंग। पैशन इकोनॉमी, वाओ, एंड द साइड हसल रेवोल्यूशन। तो पैशन इकोनॉमी तो आपने बता दिया, साइड हसल पे मैं बड़ा कंफ्यूज था, अब आ गया। मुझे लगता है साइड हसल सबको एक कुछ करना चाहिए अपने मेन जॉब अलग के से अलावा। अच्छा, ये मैंने किसी एक अमेरिकन जो बड़े मालदार लोग हैं उनकी भी एक कभी बात सुनी थी कि वो एक जॉब काफ़ी नहीं है, एक खाली इन्वेस्टमेंट काफ़ी नहीं है जी। 2-3 जगह पे छोटे छोटे पॉट्स बना के उसमें कुछ कीजिए, ये कुछ उस जैसी बात है। ये परवेज जी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है और इसे मिसअंडरस्टैंड करना काफ़ी काफ़ी आसान है। तो रूल है, मुझे एक बार माइक्रोसॉफ्ट में मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स में CEO सत्या नडेला को सपोर्ट किया था। उनसे मैंने अपने बारे में करियर एडवाइस मांगा था एक बार, तो उन्होंने बोला था कि व्हाट वर्कड फॉर हिम वाज कि उनको जो भी जॉब कभी भी दिया गया माइक्रोसॉफ्ट में ही या कहीं और, ही टुक इट एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब। तो मैंने इसे अपना रूल बनाया हुआ है कि मैं साइड हसल हो या मेन प्रोजेक्ट, मैं जो करता हूँ उसको बहुत सीरियसली करता हूँ। तो अगर मेरा साइड हसल है, मान लीजिए इंटरव्यू देना है या फिर पोइट्री लिखना या फिर किताबें लिखना, आई डोंट टेक इट कैजुअली, इट रिक्वायर्स सीरियसनेस। और मैं किताब में भी यही आर्ग्यू करता हूँ जो मुझे सत्या ने बताया था कि जो करो या तो मत करो, और कर रहे हो तो गिव इट योर एवरीथिंग। जैसे कि अगर आपने देखे, मुझे ऑक्सफोर्ड से इस स्थिति में पीएचडी करने की कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी डिग्रीज हैं, लेकिन शौक है मुझे अपना। मुझे सोशल नेटवर्क्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, नेटवर्क कैपिटल इस किताब में, तो मैं थियोरी एडवांस करना चाहता हूँ इस फील्ड में। इससे थोड़ी सफरिंग होगी क्योंकि आसान नहीं होता है कि 2 कंपनियों को लीड करना और साथ में पीएचडी करना, बट मुझे करना है और आई एम इंस्पायर्ड बाय दैट। और इस दौरान पे जो सफरिंग आएगी टाइम मैनेजमेंट और फेमिलियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को करने, उसको आई विलिंगली एम्ब्रेस। तो पैशन इकोनॉमी एंड साइड हसल रेवोल्यूशन आर नॉट फॉर पीपल हु जस्ट आर लुकिंग फॉर अ बेड ऑफ रोजेस, बिकॉज इट्स नॉट दैट। एक बात मैं समझ गया, आपने क्योंकि अभी माइक्रोसॉफ्ट का जिक्र किया और आपने ये भी कहा कि आप सत्या नाडेला जो कि एक तरह से सबसे बड़े आदमी हैं जी, बहुत रिमार्केबल आदमी, पोएट्री बहुत पसंद करते हैं। कभी लंदन आएंगे तो आप उन्हें इनवाइट करिएगा इस पॉडकास्ट। अरे वाह, वंडरफुल, मजा आ जाएगा, जरूर उनके साथ में बात होगी। उनको रिल्के बहुत पसंद है। आपने इंटरनेट इकोनॉमी और जो सोशल मीडिया है उसको भी बहुत समझा है और उस पर खूब काम किया हुआ है और ख़ुद भी एक कंपनी चलाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता थोड़ा सा इस बात पर रोशनी डालने के लिए कि आज इस वक्त साउथ एशिया में ख़ासतौर पर, और साउथ एशिया में भी, इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में एक इनकलाब आया है सोशल मीडिया का। जी। यानी कि जो सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं वो इंडिया से आते हैं। जी। कि मिसाल के तौर पे यूट्यूब, पता चला तकरीबन जो भी है आदि के आसपास पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में यूट्यूब को एक्सेस करती है और देखती है। जी। और दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर यूट्यूब देखने वालों का इंडिया में है।
इसी तरह से क्रिएट करने वालों का, इसी तरह से फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, ये सारी तादाद बढ़ती चली जा रही है, तो व्हाट्सएप वगैरह। और इंडिया में एक बड़ी तादाद में लोग अब इस तरफ अपना रोजगार भी देख रहे हैं और सोच भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो थोड़ा बता सकते हैं कि वो इकोनॉमी किस तरह से काम करती है? जी, देखिए, यूट्यूब पैशन इकोनॉमी के लिए अभी तक सबसे वायबल एसेट है। कोई भी कहीं पे भी बैठे हुए एक न्यूज़ चैनल खोल सकता है, पॉडकास्ट चला सकता है, लोग स्ट्रीम करते हैं अपने गेमिंग करियर्स, लोग ओपिनियंस बनाते हैं। यूट्यूब इज़ एन इंजन ऑफ क्रिएटिविटी। यूट्यूब दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड भी बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन यूट्यूब ऑक्सफोर्ड से बहुत बड़ा है। जैसे मैं समझता था कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी व्हाट्सएप लेकिन देखिए डिफरेंस है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और यूट्यूब यूनिवर्सिटी में। क्या है कि जितना मैंने देखा है, इसको मैंने रिसर्च नहीं किया है, कई प्लेटफॉर्म्स पे मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होना बहुत आसान है। मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब पे इतना आसान नहीं है मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होना। और बहुत सारे लोग जिनको मैंने इस किताब के लिए इंटरव्यू किया था और जो मैं देखता हूँ, वो यूज़ करते हैं यूट्यूब को या तो कुछ सीखने के लिए। अभी मेरी मम्मी मेरे साथ लंदन में है, तो वो मुझे हेल्प कर देती हैं खाने में। कई बार जब सीखना पड़ता है तो कई बार यूट्यूब से सीखना था कि बटर चिकन कैसे बनेगा, राइट। अरे आप ये तो आप बटर चिकन की बात कर रहे हैं, मैं आइकिया से एक फ्रेम लेके आया और अब उसको टांगने का बड़ा मसला है, इसलिए कि उसमें कहीं कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी। इत्तेफाक से आमतौर पर आइकिया में होती हैं चीज़ें। बिल्कुल। अब समझ में नहीं आया कि किसको फ़ोन करूं, किससे बात करूं। अचानक यूट्यूब का ध्यान आ गया, तो मैंने फ़ौरन देखा तो पता चला एक नहीं 10 उसमें 1-1 मिनट 2-2 मिनट के वीडियो लगे हुए। तो उसमें था कि यूँ तार लीजिए, 5 इंच का यूँ काटिए, उसको गोल करिए करिए। बहरहाल वो तो ए से लेकर जेड तक 50 चीज़ों हमें वहाँ मिल जाती हैं जी। तो वो उसका इकोनॉमी से कैसे ताल्लुक होता है? मैं समझाता हूँ। और आप मेरी माँ डॉक्टर अनामिका को जानते हैं। जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं या जो लोग पॉडकास्ट पर सिर्फ इसका ऑडियो सुन रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि उत्कर्ष अमिताभ की जो माँ है उनका नाम है डॉक्टर अनामिका। डॉक्टर अनामिका हिंदी की बहुत बड़ी साहित्यकार हैं और जो भी इस वक्त भारत में हिंदी के कवि हैं उनमें बहुत बड़े कवियों में उनका शुमार होता है। उनका जिक्र हम थोड़ा बाद में कर लेंगे। ज़रूर। तो मैं बस उनको समझा रहा था उनको लेके, क्योंकि मैं उनको भी देखता हूँ। मेरी जो फैमिली वो माइक्रो यूनाइटेड नेशन जैसी लगती है। मेरी सिस्टर इन लॉ हांगकांग से हैं, मेरी बेटर हाफ लेबनीज़ फ्रेंच हैं। तो अभी क्या हुआ कि मेरी माँ और मेरे पार्टनर की माँ दोनों घर में थे और गीरा की माँ इंग्लिश नहीं बोलती हैं। ये आपकी वाइफ का नाम है? हाँ, मेरी माँ फ्रेंच नहीं बोलती हैं और वो दोनों यूट्यूब से फिगर आउट कर रहे थे क्या बोलें, क्योंकि अभी क्या हुआ कि आप कुछ दौरान वो दोनों अकेले घर में थे एंड दे वर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू स्पीक विद देयर ऑन यूट्यूब। सो यूट्यूब एक लर्निंग इंजन है, यूट्यूब एक अर्निंग इंजन भी है। तो जिन लोगों ने भी ये वीडियोस बनाया होगा ना, जैसे कि फ्रेंच को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें या आइकिया फर्नीचर बनाए या बटर चिकन बनाए या Web3 ब्लॉकचेन समझाए, कुछ भी, उनको पैसे भी मिलते हैं यूट्यूब से। तो ये जो वीडियोस आपने देखे, अगर बहुत लोग देखते हैं तो उसको जिसने वीडियो बनाया उसको एक चंक ऑफ द पैसे मिलते हैं। और वो इसलिए होते हैं कि क्योंकि बीच बीच में आप एड्स देखते हैं जी, उससे पैसे मिलते हैं जी। मैं यहाँ पे एक बात क्लैरिफाई करना चाहूँगा, खासतौर पे जो लोग देख रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं, कि ये प्रोग्राम यूट्यूब ने स्पॉन्सर नहीं किया है। पहली बात। दूसरी बात ये कि किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है मेरा यूट्यूब का बार बार जिक्र करना, बल्कि मेरा दिल तो ये करता है कि यूट्यूब की जितने मैं तारीफें कहीं कर रहा हूँ उसमें उतनी ही उसको क्रिटिसाइज भी करूँ, उसमें बड़ी खामियाबी मुझे नजर हम डिस्कस करते हैं, खामियाबी करते हैं, वो हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा इस प्रोग्राम का लेवल उठा देते हैं। ये तो आपने बताया कि जैसे कि यूट्यूब कैसे इकोनॉमी जनरेट करता है, थोड़ा बड़े लेवल पे आ जाते हैं, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि एक बड़ी तादाद में लोग इस प्रोग्राम को देखने वाले सुनने वाले ऐसे भी हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं जी यूट्यूब में। अब यहाँ पे जो है उत्कर्ष अमिताभ की नॉलेज का वो फायदा उठाना चाहते हैं। ओके। यानी कि ये बड़े लेवल पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो यूट्यूब पर आ रहे हैं लोग, ट्रेंड लोग हैं, वीडियो बनाना जानते हैं, वो क्या पॉसिबिलिटीज देखते हैं।
जी, मैं बता दूं यूट्यूब पे बहुत सारे मिलियनर्स हैं और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में इट्स पॉसिबल कि एक यूनिकॉर्न बनेगा यूट्यूब को ही यूज़ करते हुए। जैसे कि इंडिया में भी एक कंपनी है जो कोचिंग करती है फिज़िक्स में, मैथ में, इन सब में। वो पॉपुलर कैसे हुई? लार्जली यूट्यूब वीडियोस बनाते हुए। और इस किताब में मैंने जिक्र किया, एक डॉक्टर हैं, आसपास ही रहते हैं, अली अब्दाल नाम है उनका, कैम्ब्रिज में है, और उन्होंने मेडिसिन पढ़ाई की, लेकिन उनको लगा कि मेडिसिन अच्छा है लेकिन वो यूट्यूब पे पढ़ाना चाहते हैं। तो उन्होंने एक्चुअली आज वो मेडिसिन नहीं पढ़ते, वो डॉक्टर नहीं, उन्होंने छोड़ दिया है प्रैक्टिस करना। और हम डिस्कस कर सकते हैं एथिकल है कि नहीं, ये दैट्स नॉट व्हाट इट्स अबाउट। बट आज अली फुल टाइम यूट्यूबर हैं और टीचर हैं, प्रोडक्टिविटी के बारे में लिखते हैं, पढ़ाते हैं, और वो अपनी इनकम के बारे में काफ़ी ओपन है, तो पब्लिक डेटा है। तो उन्होंने टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 2023 में $5 मिलियन से ज़्यादा कमाए होंगे यूट्यूब से। वाह। और अगर आप उनके वीडियोस देखें, वो बहुत अच्छे से शॉर्ट होते हैं, प्रोडक्टिविटी के बारे में, क्रिएटिविटी के बारे में, इंटरनेट इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। और अली इज़ वन ऑफ द हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो यूट्यूब पे अपनी फुल टाइम जॉब, पास्ट जॉब से 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स बना रहे हैं। लेकिन मनी इज़ नॉट द मेन पॉइंट। मुझे लगता है कि लोग अपने इनकम से या करियर से चाहते हैं ऑटोनॉमी, मास्टरी एंड पर्पस। ये बड़ी अच्छी बात की आपने, ऑटोनॉमी का भी जो जिक्र किया वो वाकई कि आप अपने मास्टर खुद हैं जी, और अपने लिए ही काम करते हैं। ये बहुत लोगों की ख्वाहिश होती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि कैसे काम करें। अभी आपने कहा कि कमाते हैं, और जैसे आपने अली साहब का जिक्र किया, मैं समझना चाहता हूँ कि एक बेसिक तो ये हो गया कि यूट्यूब पे प्रोग्राम जाता है और उसमें एड्स आते हैं बीच में। इसके आगे का क्या मामला है? जी देखिए, क्या सारी सब कुछ इसी बात पे डिपेंड करता है कि साहब कितने हिट्स आते हैं, कितने लोग सुनते हैं, कितना वक्त गुजारते हैं आपकी चैनल पे? वो बहुत ज़रूरी है। देखिए परवेज जी, कोई भी इंटरनेट प्रोडक्ट, कोई भी, वो जनरली तीन तरह से मोनेटाइज करता है, या तो एड्स, या तो सब्सक्रिप्शन, या तो डिजिटल कॉमर्स। इसके अलावा आपको जनरली बिजनेस मॉडल्स नहीं मिलेंगे, मिल सकते हैं लेकिन मोर और लेस इतने ही होते हैं। फेसबुक मोस्ट ऑफ द मनी एड्स, गूगल मोस्ट ऑफ द मनी एड्स, अगर यूट्यूब ओन्ड बाय गूगल, यूट्यूब ऑल्सो मोस्ट ऑफ द मनी एड्स। और अगर आपको एड्स नहीं देखने हैं तो आप यूट्यूब प्राइम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो वो शायद $10 अ मंथ देंगे तो एड्स नहीं देंगे। तो यूट्यूब ने डिसाइड कर रखा है कि नॉट वॉचिंग एड्स इज़ रफली वर्थ दीज मैनी डॉलर्स, और अगर आपको फ्री में देखना है तो एड्स देखें, क्योंकि जो एड्स वहाँ प्लेस कर रहे हैं वो यूट्यूब को पैसे देते हैं। और यूट्यूब क्या करता है? यूट्यूब वांट्स अदर पीपल टू क्रिएट कंटेंट। वो चाहते हैं कि आप कंटेंट बनाएं, मैं कंटेंट बनाऊं, क्योंकि अगर हम अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो लोग यूट्यूब पे ज़्यादा आएंगे, विच मीन्स एडवर्टाइजर्स विल हैव मोर ऑफ एन इंसेंटिव टू प्लेस एड्स देयर। तो एडवर्टाइजिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंजन फॉर यूट्यूब। एंड अगर आप यूट्यूब में आप कुछ भी सर्च करें, हाई क्वालिटी सिनेमा, हाई क्वालिटी डिबेट्स, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और यूट्यूब एक इकलौता प्लेटफॉर्म नहीं है, देयर आर विमियो, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक जो इंडिया में बैंड है। मैं समझ गया कि एक तो एडवर्टाइजिंग हो गई, दूसरा सब्सक्रिप्शन, तीसरा डिजिटल कॉमर्स। मान लीजिए आप यूट्यूब बना रहे हैं, मान लीजिए होम इक्विपमेंट को लेके, तो आप होम इक्विपमेंट बेच भी सकते हैं। आप अपना एक ब्रांड खोल लें और बोले कि अगर मुझे तो 1000 लोग देख रहे हैं, अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा तो शायद लोग उसको ख़रीदेंगे। और पैशन इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने नेटवर्क कैपिटल के अर्ली डेज़ में यूज़ किया और काफ़ी स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ, और वो कॉन्सेप्ट है 1000 ट्रू फैंस का। किसी भी बिजनेस और किसी भी मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको करोड़ों लोगों की ज़रूरत नहीं है, आपको 1000 स्पिरिटेड लोगों की ज़रूरत है। जैसे आप ये पॉडकास्ट ले लें, हैविंग 1 लाख व्यूज़ इज़ एन इम्परफेक्ट मेट्रिक। हैविंग 1000 पीपल, 1000 लोग जो इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बेताब है और बहुत परवेज जी के क्वेश्चंस को एडमायर करते हैं, या आपके ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और गेस्ट को भी एडमायर, और शायद गेस्ट को एडमायर करते हैं, तो दैट 1000 इज अ लॉट मोर पावरफुल देन ल्यूकवार्म 100,000। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली भी बहुत दिलचस्प बात कही आपने कि खाली नंबर बढ़ा लेने से कुछ नहीं होता, नहीं, लेकिन ये कि वो किस क्वालिटी के
लोग हैं जो आपके प्रोग्राम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं जी। और वो कितना आपका झंडा ऊंचा उठा सकते हैं? आपको इसको बिजनेस बोलते हैं नेट प्रमोटर स्कोर। कहने का मतलब कि आपको लोग कितना रेफर करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले मुझे किसी ने एक किताब दी, मैंने किताब को पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने 10 लोगों को बताया, दैट मीन्स किताब का नेट प्रमोटर स्कोर काफ़ी है। जो जनरली डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। आपने मुझे बताया था रिप्ली के बारे में, एक पर्टिकुलर डिजिटल शो है, आपने रेकमेंड किया, मैंने उसको देखा। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट्स में ये नेट प्रमोटर स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है, रेफरेंसिबिलिटी। तो मतलब मोटे मोटे तौर पे मैं समझ गया कि ये जो बातें हैं इकोनॉमी जनरेट करने के लिए। अच्छा, अब उसमें क्या है कि अब जाहिर सी बात है कि हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट पे तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिलचस्पी रखते जी। एक नीश प्रोडक्ट होता है और एक ऐसा होता है जैसे कुत्ते बिल्ली के वीडियोस हैं, या वो करोड़ों की तादाद में लोग देखते हैं। अब जब हम यूट्यूबर्स जो सक्सेसफुल हैं, जो टॉप 10 टॉप 20 वगैरह उठा के देखते हैं, तो उनमें जो समझदार या बड़े लिखे या इंटेलेक्चुअल्स या बहुत बड़े जर्नलिस्ट ये सब नज़र नहीं आएंगे। उसमें कोई आएगा जो बच्चों का कुछ नर्सरी चला रहा है ना, कुछ वीडियो बना रहा है, इस तरह की बेसिक चीज़ें करने वाले जो एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। उनका क्या है जो नीश प्रोडक्ट लेके बैठे हुए हैं? जी, मैं एक्चुअली नीश प्रोडक्ट्स को स्ट्रिक्टली स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा आइडिया है। अच्छा। देखिए क्या है कि इंटरनेट की खास बात क्या है कि ये निचेस को स्केल कर देता है। अगर आपका निच, मान लीजिए आप लंदन में रहते हैं, उर्दू पोइट्री है, हिंदी पोइट्री, आपको यहाँ पे 1000 लोग मिल जाएंगे। हिंदी तो काफ़ी पॉपुलर, उर्दू भी काफ़ी पॉपुलर। मान लीजिए अगर आप अजरबैजानी पोइट्री, लेट्स एक बहुत ही ऑब्सक्योर चीज़ को अगर आप देख रहे हैं, आपको मिल जाएंगे 1000 लोग। तो एक इंटरनेट एंटरप्रेन्योर, इंटरनेट क्रिएटर का काम है उन 1000 लोगों को खोजना। आपका हमेशा टेम्पटेशन होता है कि ब्रॉड करें, लेट्स डू समथिंग which everyone wants. Now the challenge is that anyone can make a cat video. तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। जहाँ पे भी कंपटीशन बढ़ गया वहाँ पे इनकम्बेंट को फायदा होता है, जनरली स्पीकिंग। तो आपके चांसेस हैं कि आपने मान लीजिए कुत्ते का वीडियो बनाया, बिल्ली का वीडियो बनाया, खेलते हुए बहुत वायरल हो जाए, ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन आपको अच्छे खासे कंपटीशन से जूझना पड़ेगा। जितना आप मुश्किल काम करेंगे ना, आप कंपटीशन को उतना मिनिमाइज कर सकते हैं। और जो नीश प्रोडक्ट की तरफ आप इशारा कर रहे थे कि आप अपने पैशनेट लोगों को क्रिएट करें, सब्सक्राइबर्स को फोकस करें जी उन पे। तो मेरा कॉन्सेप्ट इसमें है कि बिल्ड योर कैटेगरी ऑफ वन, डोंट कम्पीट, एंड दिस आई एम पैराफ्रेजिंग समवन, वो कहते हैं कॉम्पिटिशन इज फॉर लूजर्स। नाउ मैं इस तरह की भाषा नहीं यूज़ करूंगा, लेकिन उनकी बात में दम है। कॉम्पिटिशन जनरली बहुत ख़राब बिजनेस स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आप नहीं बना पाएंगे दुनिया की बेस्ट कुत्ते की वीडियोस कंसिस्टेंटली 365 डेज इन अ रो, इट इज टू डिफिकल्ट। इसलिए फोकस करना चाहिए, डू समथिंग दैट यू यूनिकली पोजिशन टू डू इट फॉर लॉन्ग इनफ एंड कीप ट्राइंग टू गेट 1% बेटर। इफ यू अगर आप ये सब कर देते हैं तो आप अपनी कैटेगरी ऑफ वन बना लें, और एक बार आपकी कैटेगरी ऑफ वन बन गए तब वो स्पेस आपका है। बहुत अच्छी ये की कॉन्सेप्ट है जो कई बार और एक और चीज़ है कि और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, यूट्यूब के हम जहाँ जिक्र कर रहे हैं, तो ये कहना लाजमी है, कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है जी, कि लगातार आप पोस्ट करते रहें जी। ऐसा ना हो जैसे मेरे साथ में बहुत बार आता है कि कभी कभी गायब हो गए बिल्कुल ही एक लंबे अरसे के लिए। अब ये बातें तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। एक बड़ा मसला आता है और वो उस मसले का एक पूरा नाम है, उसको कहते हैं एल्गोरिदम। और यहाँ पे अच्छे से अच्छा आदमी मात खा जाता है जी, इसलिए कि ये एक ऐसा बड़ा राज है जो मेरे ख्याल से किसी का हाथ नहीं लग पाता कि कौन सी कंपनी का क्या एल्गोरिदम है, यानी फेसबुक का क्या है, इंस्टाग्राम किस तरह से किस पोस्ट को ऊपर ले जाता है, कैसे नीचे ले आता है, यूट्यूब पे कौन से वीडियोस ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, और इसके लिए लोग स्ट्रगल करते रहते हैं। बेसिक टिप्स होते हैं कि टैग्स बनाइए, मेटा टैग्स बनाइए, फलाना करिए, हैशटैग लगाइए, ये करिए, वो तो बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ये कि ये क्या है एल्गोरिदम? मैं बताता हूँ। मेरी ऑक्सफोर्ड में जो मास्टर्स डिजिटेशन है वो है AI एथिक्स पे ड्रॉ करती है। उसमें मैं डिस्कस करता हूँ एल्गोरिदम ब्लैक बॉक्स जो है,
यार आप तो बहुत दिलचस्प आदमी निकल रहे हैं, इसलिए कि जो भी टॉपिक मैं छेड़ता हूँ आप उसके एक्सपर्ट हैं। नहीं, मुझे बड़ी खुशी है। एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन क्यूरियोसिटी है। जानते हैं और आपने किया है प्रैक्टिकली। देखिए क्या होता है, दो तरह की चीज़ें। मैं किसी भी चीज़ पे तकरीर कर सकता हूँ, ब्रॉडकास्टर हूँ, किसी का भी इंटरव्यू कर सकता हूँ, लेकिन मैं कितना जानता हूँ उसके बारे में डिटेल में, यहाँ पे असली बात है मैं नहीं जानता। लेकिन ये कि ये जैसे अपनी किताब लिखी, मैं बार बार इस पर जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को अब तक दिलचस्पी आपकी शख्सियत में ज़रूर जाग गई होगी, और वो कह रहे होंगे ये तो कुछ मज़ा आ रहा है किताब तो। और इसलिए कि भाई प्रोग्राम है, प्रमोट करना है, किताब है, किताब को प्रमोट करना तो मतलब पुण्य का सवाब का काम है। तो ये मामला है उत्कर्ष अमिताभ, और इनकी किताब में इसका जिक्र भी है तरह तरह से, इकोनॉमी को किस तरह से आप कामयाब हो सकते हैं, किस बिजनेस में किस तरह से आपको उसको परस्यू करना चाहिए अपने ख्वाब को जी। खैर, तो यहाँ जिक्र कर रहे थे एल्गोरिथम का कि आपकी पीएचडी से रिलेटेड मास्टर मेरा पीएचडी फोकस करता है काफ़ी कुछ सोशल नेटवर्क्स पे, सोशल नेटवर्क्स कैसे बढ़ते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट्स में, स्टार्टअप्स में एक्सेट्रा, उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन जो मास्टर्स वाली डिजिटेशन है वो एआई एथिक्स पे आता है। और लोग क्या चाहते हैं, एआई एथिसिस्ट कहते हैं कि लोगों को एल्गोरिथम की समझ होनी चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा तो बताओ कि कर क्या रहा है एल्गोरिथम। लेकिन क्या है कि टेक्निकल लैंग्वेज समझ में कैसे आएगी, बहुत कम लोगों को एक्चुअली समझ में आएगी कि यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, या टिकटॉक कैसे काम करता है, फेसबुक कैसे काम करता है। नेटवर्क कैपिटल के यूजर्स को भी नहीं पता होगा नेटवर्क कैपिटल का एल्गोरिथम कैसे काम करता है। हमने जब बनाए थे, इट्स अ वीडियो बेस्ड प्रोडक्ट, तो वो कैसे रिकमेंडेशन इंजन काम करेगा, किसको कौन सा वीडियो दिखाएगा डिपेंडिंग ऑन द करियर चॉइस, ये इसको डिस्क्लोज करना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, इसको समझाना बड़ा मुश्किल काम है। और कंपनियां टिपिकली ये नहीं करती हैं या और नहीं कर पाती हैं फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। तो ये यूट्यूब का एल्गोरिथम है, लोग बताते हैं, और थोड़ा जितना मैंने पढ़ा है, उनको क्या पसंद है, कंसिस्टेंसी, उनको पसंद है वॉच टाइम। उनको अच्छा लगता है अगर आप यूट्यूब वीडियो आपने अपलोड किया और लोग ने ख़त्म किया, और अगर लोग कंसिस्टेंटली उस वीडियो को ख़त्म करते हैं तो यूट्यूब उसे अप रैंक कर देता है। और यूट्यूब में अगर आप मान लीजिए आपके 1000 फॉलोअर्स हैं और किसी के पास 10 फॉलोअर्स हैं, तो यूट्यूब आपको थोड़ा प्रेफरेंस देगा अगर आपके क्वालिटी ऑफ फॉलोअर्स अच्छे हैं तो। लेकिन क्वालिटी का क्या मतलब है, हाँ, क्वालिटी कैसे डिफाइन करेंगे, ये सब बहुत सब्जेक्टिव मैट्रिक्स होता है। इसीलिए एग्जैक्टली एल्गोरिथम कैसे काम करता है, इवन अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस में पीएचडी, तब भी आप नहीं बता पाएंगे कि इस कंपनी का एल्गोरिथम कैसे करता है। आप एक एजुकेटेड गेस ले सकते हैं, सारी कंपनियों का अलग अलग एल्गोरिथम, हर कंपनी का अलग होता है। जैसे टिकटॉक एक कंपनी है, टिकटॉक एक प्रोडक्ट है जो आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स को डिसरिगार्ड करता है। वो क्या देखता है, वो एक चीज़ होती है इंटरेस्ट बेस्ड ग्राफ। तो अगर आपका इंटरेस्ट उर्दू पोइट्री है तो एल्गोरिथम को समझ में आ जाएगा किसको क्या दिखाना है बेस्ड ऑन वैरायटी ऑफ फैक्टर्स जो आप नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली क्या है। नेटफ्लिक्स का एल्गोरिथम यूट्यूब से अलग है, टिकटॉक से अलग है, फेसबुक का सबसे अलग है। और a lot of competitive differentiation, हर कंपनी जो अपनी competitive differentiation करती है वो algorithmic sophistication से करती है। और वो अगर आपको बता देंगे तो उनको उनके बिजनेस के लिए exactly अच्छा नहीं हो सकता है। They will also be open to a lot of lawsuits। हाँ, बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं, क्योंकि हर मैं ये सोच रहा था इस बारे में, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि इस पे कहीं पॉलिटिशियंस को कन्विंस करके केस करवा दें इन सारी कंपनियों पे। बहुत केसेस होते हैं ऐसे ना, मैं एक तरफ तो ठीक है, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, स्नेक के प्रोडक्ट भी होते हैं जो प्रोग्राम लगाते हैं, दूसरी तरफ मैं एक थोड़ा सा जागरूक किस्म का कंज्यूमर भी हूँ। तो मुझे लगता है कि बड़ी ज्यादती है, हमें पता नहीं लग पाता। तो कभी ऐसा होता है कि कांग्रेशनल कमेटी हो रही है अमेरिका में, और वो बुलाते हैं, आइए साहब जरा ये बताइए आपका क्या है, ये कैसे आप करते हैं। ये ऐसा हो सकता है इंडिया में, फर्ज कीजिए गवर्नमेंट तो बड़ी जल्दी खबर ले लेती है सोशल मीडिया की इंडिया में, वो बुलाएं, कहें कि ये अपना ज़रा हमें समझाइए एल्गोरिथम क्या है। तो कंपनियों के पास एक चॉइस है, ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी को, अगर ए कंट्री कैन टेल अ कंपनी दैट अगर आप हमें अपना एल्गोरिथम नहीं दोगे तो आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, राइट। तो फिर इट्स अप टू द कंपनी कहते ठीक है कि आप रखो, हम दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, हम नहीं देंगे। और ये कंपनी कैसे नहीं हम दे देंगे। लेकिन अगर कंपनी स्टार्ट्स वायलेटिंग से कस्टमर प्रिवेसी,
then customers won't trust the company. ये बड़ी अच्छी बात करें। अब मैं जो हूँ, मैं कस्टमर भी बन गया, इसलिए कि मैं प्राइवेसी भी चाहता हूँ। बिल्कुल। और मैं नहीं चाहता कि आप मेरी प्रेफरेंसेस Yeah. जो है वो किसी को भी बताएं, बल्कि किसी और कंपनी से भी शेयर करें। थोड़ा सा ज़रा सा और बता दीजिए कि ये जो बात कर रहे थे हम यूट्यूब की, जी। तो आपने कुछ इशारा किया था कि कंसिस्टेंसी काम करती है, और टैग्स, हैशटैग्स वाला, हैशटैग्स, ये सब हैशटैग के बारे में मैंने रिसर्च नहीं देखा है, लेकिन कंसिस्टेंसी, वॉच टाइम, कंप्लीशन रेट्स, इस तरह के मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कुछ डिपेंड करता है आप किस कंट्री में भी हैं। जैसे इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा लोअर होगा लेट्स से अमेरिका में, तो अगर आपके पास अमेरिका में 1000 फॉलोअर्स हैं और इंडिया में 1000 फॉलोअर्स हैं, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जो आपकी जो यूट्यूब इनकम अमेरिका में होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ द यूज़र्स जो हैं अगर वो अमेरिकन हैं तो पे आउट्स उस तरह जाहिर होते हैं। दिस इज़ माई बेस्ट केस एस्टिमेट। अच्छा, आपने ये भी कहा था कि ये मुख्तलिफ होता है हर कंपनी का एल्गोरिदम। जी। तो अब जैसे फेसबुक पे आ जाते हैं, फेसबुक पे मैं पिछले 1-2 साल से लगातार मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो एक ही शिकायत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई पहले मैं एक पोस्ट डालता था, 400 लोग लाइक करते थे, नोटिस करते थे, और उसमें 100 लोग कमेंट करते थे। आज पोस्ट डालता हूँ, 25 लोग भी लाइक करने वाले नहीं मिलते, 2 लोग कमेंट करके आगे बढ़ जाते हैं। जी। तो ये चेंजेस तो आए हैं, यानी पहले का फेसबुक और आज का फेसबुक अलग है, मतलब एल्गोरिदम के मामले में। जी। जस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत क्लियरली करते हुए कि नेटवर्क कैपिटल के जो पहली राउंड फंडिंग थी वो फेसबुक मेटा से आई थी और अच्छी बात है। और मैं फेसबुक का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं आपको अपना ओपिनियन ठीक है बताता हूँ। देखिए क्या है कि फेसबुक जो अभी है, बहुत सारे लोगों ने 2 साल 3 साल पहले कहा था कि फेसबुक अब खत्म, अब कोई नहीं जाता फेसबुक पे, जो कुछ हद तक बात सही है। अगर आप देखें इंगेजमेंट रेट जैसे आप ड्रॉप करो काफ़ी कम हो गए पहले, लेकिन फेसबुक का स्टॉक प्राइस तो बढ़ता रहता है। मैंने 3 दिन पहले देखा था $500 से ऊपर था। अच्छा। राइट, तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया है पिछले कुछ सालों। गुड फॉर देयर शेयर होल्डर्स, गुड फॉर व्हाटएवर। लेकिन क्या है, उन्होंने अपना एल्गोरिदम मेरे ख्याल से चेंज किया है, और वो अब फोकस कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और फेसबुक पे चाहते हैं इंगेजमेंट बढ़े एडवर्टिजमेंट के दौरान। उन्होंने न्यूज़ फीड पे यूएस इलेक्शंस के दौरान काफ़ी कंट्रोवर्सी में आए थे फेसबुक। उसके बाद मार्क ज़करबर्ग यूएस में घूमे, लोगों से पूछा, फॉर अ वैरायटी ऑफ रीज़न। अब का जो फेसबुक है वो बिकॉज ऑफ एल्गोरिथमिक चेंजेस फंक्शंस डिफरेंटली, तो उसमें आपको ही नहीं, हर इंसान को कम एंगेजमेंट दिखता है। मेरे ख्याल से व्हाट फेसबुक वांट्स इज लोग अपनी पोस्ट को बूस्ट करें, एडवर्टाइजिंग डॉलर देखें। अगेन दिस इज माय बेस्ट गेस। और उससे फेसबुक को फायदा है क्योंकि फेसबुक कैन देन जस्ट प्रमोट पीपल हु आर प्रोड्यूसिंग गुड कंटेंट एंड बूस्टिंग दैट। आपको पता है इंडिया में एक चीज़ और ये भी चलती है, भला इसकी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद कैसे? मतलब ये कि इसके भी 500 फॉलोअर्स हैं, मेरे भी 500 फॉलोअर्स हैं, इसके तो इतने लाइक्स आते हैं, मेरे नहीं आते हैं। तो क्या ये वो एडवर्टाइज नहीं करता बाय द वे? हाँ, एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हर कंपनी जब कोई चेंज करती है, दे वांट एन एक्शन, दे वांट द यूजर्स टू डू समथिंग। सो व्हाट आई थिंक मेटा ग्रुप मे वांट इज़ कि लोग व्हाट्सएप पे काफ़ी समय बिताएं, इंस्टाग्राम पे काफ़ी समय बिताएं, फेसबुक पे काफ़ी समय बिताएं। इसके लिए उन्होंने वीडियोस, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस बना दिए हैं। कई बार मेरे फेसबुक प्रोफाइल में बहुत ही वियर्ड वीडियोस आते रहते हैं, जैसे कि हरियाणा में कहीं जलेबी बन रही है। अगेन लाइक मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, जलेबी मुझे पसंद है बट इतनी भी नहीं, बट इट्स जस्ट नॉट रेलिवेंट टू मी। तो दिस इज फेसबुक ट्राइंग टू फिगर आउट कि वो कहाँ किस डायरेक्शन में लेके जाएं, किस तरह के प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करें, किस तरह का एडवर्टाइजमेंट मॉडल हो। और इसकी काफ़ी चांसेस है कि फेसबुक इज ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट्स बेस्ट फॉर देम। बट आपका जो असर्शन है वो बिल्कुल सही है। आज का फेसबुक एंगेजमेंट में एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी, एल्गोरिथमिक आउटपुट, इन सब में बहुत डिफरेंट है 2 या 3 साल पहले। अच्छा, अब बात आती है इंस्टाग्राम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, तो मेरी भी दिलचस्पी ज़रा कम है, मैंने कम पूछा, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो रात दिन इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं। जी,
इंस्टाग्राम ऑल्सो एक कंपनी जिसको फेसबुक ने एक्वायर किया था अच्छे प्राइस पे, more than $1 billion, और ऑल्सो इंस्टाग्राम उससे बहुत कम लोग काम करते थे और वो उनका बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन गया है। लोग वहाँ पे फ़ोटो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, क्या क्या। इंस्टाग्राम ने पहले स्नैपचैट से थोड़ा कंपटीशन आया, स्नैपचैट एक और वीडियो बेस्ड प्रोडक्ट था, और फिर टिकटॉक से चले जाए। लेकिन व्हाट इंस्टाग्राम डज वेल, उन्होंने अच्छा किया कि वो कंपटीशन को कंपटीशन के गेम में कई बार हरा देते हैं। जैसे इंस्टाग्राम ने कुछ हद तक स्नैपचैट स्टोरीज से इंस्पिरेशन लिया और अल्टीमेटली स्नैपचैट से बेहतर प्रोडक्ट बना दिया। अभी वो क्या कर रहे हैं, वो टिकटॉक से थोड़ी इंस्पिरेशन ले रहे हैं, और ये कहना शायद गलत होगा कि वो टिकटॉक से बेटर हैं या वर्स हैं, बट उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस किया है इस दौरान। आप बस सोच समझ के भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इंस्पिरेशन लिया। अब जैसे हम जैसे लोग हैं बहुत बार जल्दी में कह जाते हैं कि उन्होंने बिल्कुल आइडिया वहाँ से चुरा लिया। आम आदमी कह देता है मैं नहीं कि साहब उन्होंने देखिए वो करती थी कंपनी, अब उन्होंने उसको वैसा कर दिया। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है, अब से और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है और समझनी है, बल्कि उससे ज़्यादा एल्गोरिदम में किसी हद तक मैं समझता हूँ। अब मैं एक और चीज़ है जिसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ, और वो है जैसे जो सीरीज़ है जिसके लिए ये आपका ओपनर है जी, ये जो ओपनिंग एपिसोड है आपके साथ में, ये पूरे बिजनेस को, पूरे मीडियम को समझने के लिए है, आम आदमी के लिए भी और ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए भी जो प्रोफेशनल्स हैं, वो खुद वीडियोस बनाते हैं और अपने प्रोग्राम करते हैं। देखिए क्या है कि इंडिया में न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स एक ऐसी फील्ड है जो आमतौर पे जो कन्वेंशनल मीडिया है वो करता आया था। एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ नौकरियां कर रहे थे, सब कुछ थे, लेकिन ये कि अब उनके पास में वहाँ नौकरियां नहीं है। पिछले 10-12 साल में जो भी गवर्नमेंट के चेंजेस हुए हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। कंपनियों में इतनी चेंजेस हुई हैं कि ज़्यादातर कंपनियां तो मतलब यूँ समझिए कि एक ही आदमी 70 मीडिया की कंपनियां ओन करता है। इतनी बड़ी चैनल्स उसकी पूरी तमाम में फैली हुई हैं। और फर्स्ट कीजिए, अगर उस कंपनी से, उस टाइकून से आपकी आइडियोलॉजी नहीं मिलती या उसको आपकी आइडियोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपके लिए काम करना बड़ा मुश्किल है। एक छोटी सी मिसाल मैंने दी, लेकिन इससे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा मिसालें हैं कि जो डिसेंट है, जो प्रोटेस्ट है, जो अलग बात कहना चाहते हैं, जो आप ज़्यादा सवाल करना चाहते हैं, सवाल गवर्नमेंट से करना चाहते हैं, पॉलिटिशियन से करना चाहते हैं, कोई भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या मिनिस्टर्स हों या अपोजिशन के हों, लेकिन उनके लिए जो स्पेस है मीडिया में, कन्वेंशनल मीडिया में, जिसको एलॉन मस्क लेगेसी मीडिया कहते हैं, जी उसमें कम से कम होती चली गई है पिछले 10-12 साल में। खास तौर पे ये नोटिस किया गया। तो अब वो एक बड़ी तादाद में जो लोग हैं वहाँ से जो निकल रहे हैं, टैलेंट है उनमें, अच्छे लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, वो यूट्यूब और भी जो दूसरे ऑल्टरनेटिव उधर आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे अब मैं काम की बात पे आ रहा हूँ, उसमें क्या है कि वहाँ पे अब ये है कि वो जो यानी जो एस्टैब्लिशमेंट है जी, वो गवर्नमेंट हो सकती है किसी भी मुल्क की, पाकिस्तान की, इंडिया की, यहाँ वो भी एक्टिव हो रही है उस मीडियम पे। उसको अचानक लगता है कि भाई ये ऐसा नहीं है कि डिसेंट वालों के लिए आप ये प्लेटफॉर्म छोड़ दी, हम भी, वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं, और वो पीछे पीछे आ रहे हैं। और साथ ही साथ क्या है कि नए नए लॉज बन रहे हैं IT रिलेटेड, के बात वहीं पे आ जाती है कि मैं तो सब कुछ कर सकूं, करता हूँ, यानी लेगेसी मीडिया में भी, कन्वेंशनल मीडिया में भी, मैं क्योंकि मेरी गवर्नमेंट है, मैं क्योंकि यहाँ पे पावरफुल, वो किसी भी मुल्क में हो सकता है, लेकिन ये कि जो सामने वाला है उसको कुछ करने का मौका ना मिले। तो ये चीजें हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी किसी हद तक हो रही हैं कि वो जो लॉज बन रहे हैं वो खासे ड्रेकोनियन है कि जब चाहे आप लोगों की ट्वीट्स बंद करा देते हैं, लोगों के वीडियोस बंद करा देते हैं। इस पर आपकी नज़र है कुछ? देखिए, तो सेंसरशिप और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है। मैं आपको बताऊं कि चाइना में एक कहते हैं 50 सेंट आर्मी, लोग बताते हैं कि दिस इज़, ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड से ऑर्गेनाइजेशन है जो कई बार डिसेंट को सबसाइड करने में विश्वास रखती है। ये एक तरह का हो गया। दूसरा हो गया, गवर्नमेंट अगर सर्वेल करे कि अगर आप मान लीजिए कुछ ऐसा कंटेंट दिखें जो किसी को ना पसंद आए, तो दे कैन deprioritize you, they can ban you, they can report you to the company भी कर सकती है।
कंपनी कैन टेक एन एल्गोरिथमिक डिसीजन कि जो जो लोग लेट से इस देश का नाम लिख रहे हैं एक ट्वीट में या फिर पोस्ट में, या उसको डिप्रायोरिटाइज कर दो या ब्लैन कर दो, तो इसको रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच? एक तो आप टेक्नोलॉजी से, दूसरा गवर्नमेंट से, और तीसरा कम्युनिटी से, सोसाइटल प्रेशर बना के। और ये तो हमेशा ही रहा है कि ये जो टेंशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच और कैसे कर्व होनी चाहिए, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, दिस इज ऑलवेज बीन अ डिबेट। ये किसको बिल्कुल पसंद नहीं आता इस तरह के रिस्ट्रिक्शन? वो होते हैं क्रिप्टो करेंसी वाले लोग। बिटकॉइन बनाया था वो बेसिकली इसी फ्रस्ट्रेशन को बनाया था। उन्होंने बोला कि बिग गवर्नमेंट बैड, बिग फाइनेंस बैड, वी वांट टू बी एबल टू कम्युनिकेट फ्रीली, ट्रांजैक्ट फ्रीली, और हम आपस में फिगर आउट कर सकते हैं, हमें बीच में गवर्नमेंट की या किसी और बिग टेक की ज़रूरत नहीं है। ये वाज आइडियल विजन। अच्छा है बुरा है, मतलब डिपेंडिंग ऑन उसको क्या लगता है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, सेम चीज़ है। बहुत सारे ब्लॉकचेन इनेबल्ड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, नो रिपरकशन, आपको नोबडी कैन ब्लॉक यू, नोबडी कैन बैन यू। लेकिन ये हमें डिसाइड करना होगा, डू वी वांट अ सोसाइटी इन विच एनीवन कैन से व्हाट दे वांट इन अ रीजनेबल एंड नॉन वायलेंट वे, और हमें थोड़े चेक्स और बैलेंस चाहिए। अगर चेक्स और बैलेंस चाहिए तो कौन डिसाइड करे, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, या हम सब? आइडियल आंसर है हम सब। लेकिन इतनी मुझे बिजनेस स्ट्रेटजी और टेक्नोलॉजी के समय, जब हम बोलते हैं हम सब, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ चीज़ें सुनने में बेहतर लगती हैं करने से ज़्यादा। तो मुझे क्या लगता है कि मिनिमम वायबल कंसेंसस की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी को कैसे पीपल फ्रेंडली बनाना है, और टू मेक इट कंप्लायंट विद रेगुलेटरी नीड्स। मिनिमम वायबल अग्रीमेंट जब तक नहीं आएगा तब तक ये डिबेट्स चलती रहेंगी। और क्योंकि अभी लैंडस्केप आर्बिट्ररी है, तो कुछ भी हो जाता है। कभी गवर्नमेंट बैन कर देगी, कभी टेक्नोलॉजी कंपनी किसी को बैन कर देगी, कभी लोग टेक्नोलॉजी कंपनी को बैन कर देंगे या फिर हटा देंगे, या वो कहते हैं डी प्लेटफॉर्म कर देंगे किसी को। ये जो है, ये दिस इज वेरी नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ द मॉरल जियोग्राफी। मैं समझता हूँ। और यहीं पे मुझे एक बात और याद आती है कि जैसे आपने अगर डीप प्लेटफॉर्म कर देंगे, कुछ लोग कंपनी से हटा देंगे। जब एलॉन मस्क जो हैं वो उन्होंने कंपनी नहीं खरीदी थी, तो उससे पहले जो प्रेसिडेंट होते थे अमेरिका के, जी, डोनाल्ड ट्रंप, उनको हटा दिया गया था। जी, उन्होंने गुस्से में आके अपना एक नया पैरेलल नेटवर्क बना लिया, पैरेलल नेटवर्क बना दिया, ट्रूथ। और सब वो बहुत अभी पिछले दिनों खबर है कि वो अच्छा जा रहा है, मतलब पैसे के हिसाब से। हाँ, दाम वाम उसके बढ़ रहे हैं। तो ये जो कॉपी कैट्स हैं, ये जैसे अब कुछ कम नजर आते हैं, मतलब जो भी नजर आते हैं कमजोर हैं। यानी मिसाल के तौर पे कि फेसबुक की टक्कर पे एक और कोई चीज निकल के आए, हाँ, इंस्टाग्राम की टक्कर पे कोई और चीज आए, या ट्विटर है, उसके सामने बहुत लोग खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या मामला है? क्या कोई प्लेटफॉर्म आ नहीं पा रहा है, कोई इनोवेशन नहीं हो पा रहा है, या ये जो जायंट्स बन गए हैं ये किसी को उठने नहीं देते? देखिए, बिजनेस में और टेक्नोलॉजी में नेटवर्क इफेक्ट्स को ओवरकम करना बहुत मुश्किल काम होता है। फेसबुक के पास आज नेटवर्क इफेक्ट्स हैं, ट्विटर के पास आज नेटवर्क इफेक्ट्स हैं। बहुत सारे लोग बाय डिफ़ॉल्ट फॉर वैरायटी ऑफ रीजन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, अमेजोन से शॉप करते हैं। अगर आप बोले कि मैं एक फेसबुक जैसा कुछ बना रहा हूँ, आप कर सकते हैं, कई बार कॉपी कैट सक्सीड करते हैं, बट जनरली बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि लोगों को अगर आपको कुछ नया देना है, आपको उससे थोड़ा बेहतर नहीं दे सकते, आपको उससे 10 गुना बेहतर देना होगा। और 10 गुना बेहतर बनाना इतना आसान काम नहीं होता है। इसीलिए कई बार इनकम्बेंट्स रह जाते हैं, लेकिन इनकम्बेंट्स अगर अच्छा करते रहते हैं, इनोवेट करते रहते हैं, तो फिर लोग भी खुश रहते हैं। प्रॉब्लम होती है जब इनकम्बेंट्स इनोवेट करना बंद कर देते हैं, प्राइस बढ़ाना शुरू कर देते हैं, अब लोग एक्सप्लॉयटेड फील करते हैं। बीच में लॉ मेकर्स परेशान होते हैं, अरे ये तो बहुत बड़ी हो गई कंपनी, इसको लेट्स ब्रेक देम डाउन, और ये तो ठीक नहीं हो रहा है, एक और कंपनी होनी चाहिए। इसलिए वो कंपनियों पे केस करते रहते हैं कि नहीं ये गलत है, ये एक्विजिशन हम ब्लॉक करेंगे, ये तुमने मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर दिखाया। तो ये जो डांस ऑफ द मार्केट है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। और अगर आप देखें कि जिस सोशल नेटवर्क की आप बात कर रहे हैं, अ कॉपी कैट फेसबुक ट्रूथ कैन इन थियरी वर्क, एविडेंस डजंट सपोर्ट इट वेल। आने वाले 5 साल
मैं तो 10 साल भी नहीं कह रहा, इसलिए कि इतनी तेजी से तब्दीलियां होती हैं, परिवर्तन आते हैं। क्या भविष्य देखते हैं आप? ये जो सोशल मीडिया है, जो सीन है जी, ये कुछ ऐसे ही रहेगा या कुछ इसमें भारी इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी? आपको नजर आता है ऐसी कोई सुगबुगाहट है कहीं? ये तो हम दो लोग हैं, ब्रेनस्टॉर्म करते हैं थोड़ा। मैं अपनी जस्ट पिछले क्वेश्चन कंक्लूड कर देता हूँ। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कॉपी कैट सक्सीड नहीं कर सकता है, मैं बस कह रहा हूँ कॉपी कैट बहुत मुश्किल होता है सक्सीड करना। कई बार नंबर 2 नंबर 3 कंपनी सक्सीड कर जाती। उबर पहली कैब कंपनी नहीं थी जिसने बहुत सक्सेसफुल किया, नेटफ्लिक्स पहली स्ट्रीमिंग कंपनी नहीं थी, माइक्रोसॉफ्ट पहला प्लेटफॉर्म कंपनी नहीं थी। लाइक लोग आए, लेकिन सक्सीड करने के लिए थोड़े बैरियर्स होते हैं जिसको ओवरकम करना आता है। सोशल मीडिया लॉन्ग टर्म कैसा रहेगा? मुझे लगता है कि लोग सोशल मीडिया पे अपने करियर्स बनाने की कोशिश करेंगे और सीरियसली। पैशन इकोनॉमी काफ़ी मेन स्ट्रीम और डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, और एविडेंस इस दिशा में बता रहा है। अमेरिका में फॉर एग्जांपल 33% प्लस लोग फ्रीलांसर्स हैं। अच्छा। और ये ट्रेंड बढ़ता रहेगा क्योंकि लोगों को जो बेनिफिट्स मिलते थे जॉब से, सबसे बड़ा बेनिफिट होता था आइडेंटिटी का। अरे आप क्या करते हैं? मैं इस कंपनी में, इस चैनल में, इस पब्लिशिंग हाउस में काम करता हूँ या काम करती हूँ। अब लोगों से पूछे आप क्या करते हैं? मैं यूट्यूबर हूँ। और ये अच्छा है बुरा है, लेकिन ये आसान नहीं है। बच्चों का पूछा जाए कि तुम अब क्या बनना चाहते हो, पहले लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, अब बोलते हैं यूट्यूबर। आपको लगता है ये तो बड़ा सोसाइटी कहाँ जा रही है? और हाँ वो ठीक है, लेकिन हमें सोसाइटी पे कोई जज नहीं करना चाहिए, हमें सोसाइटी को पहले समझना चाहिए। तो यूट्यूब और उस तरह के प्लेटफॉर्म्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कर देंगे, लेकिन क्या होगा कि अगर सब लोग कुछ करना चाहते हैं, वो बाय डेफिनेशन स्पेस कंपेटिटिव हो जाती है। तो इंटरनेट से या पैशन इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स यूज़ करते करते थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, थोड़ा मुश्किल बढ़ेगा, लेकिन क्या है कि द जियोग्राफी, मॉरल जियोग्राफी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोग क्या चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट से 5 साल 10 साल में चेंज करेगा काफ़ी। अभी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। 80% ऑफ जॉब्स ऑफ 2030 डोंट एग्जिस्ट टुडे। लाइक किसी को रियली नहीं पता कौन से जॉब्स बचेंगे, कौन से जॉब्स नहीं बचेंगे। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया थोड़ा केओटिक होगा, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया विल बिकम अनबंडल्ड इनटू स्मॉल ग्रुप्स। मुझे लगता है जो 1000 ट्रू फैंस वाला मॉडल है ना, ये इट विल गिव राइज टू माइक्रो सोशल नेटवर्क्स, नैनो सोशल नेटवर्क, ओवर एंड अबव सम ऑफ द लार्जर प्लेटफॉर्म्स विच आर quite likely to exist, or at least seem likely to exist. तो मुझे लगता है कि this unbundling of social media into different parts will be very useful, and it's quite possible that people go back to the roots. एक sociology में एक नंबर होता है डनबार नंबर, वो कहता है कि आप रियलिस्टिकली कितने ह्यूमन कनेक्शंस को मेंटेन कर पाते हैं। तो आंसर इज़ 150। और मेरे पास फेसबुक में मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स है। मैं सब लोगों को ठीक से नहीं जानता हूँ, बस फ्रेंड्स हैं। अब मुझे फेसबुक और ऐड नहीं करने देता है, बट देयर इज़ नो वे आई नो दैट। मुझे लगता है फेसबुक 2.0 या फिर लेट्स से नेक्स्ट वर्जन ऑफ अनदर कंपनी वुड बी, वो लोगों को अपॉर्चुनिटी देगा अपने सर्कल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए रादर दैन एक्सपैंड करने के लिए। इस डायरेक्शन में बातें जा सकती हैं। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात कही है। मेरे ख्याल से अगर होगा तो इंटरेस्टिंग होगा, अच्छा होगा। हम तो आपसे घंटों बात कर सकते हैं, इसलिए कि हमारा तो टॉपिक ही है और हम तो पूरी सीरीज़ करने के लिए प्लान कर रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आता हूँ कि न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स जो अब इंटरनेट पर है और यूट्यूब पर है ख़ास तौर पर, इसलिए कि जैसे मैं अगेन फिर कह रहे हैं, ट्विटर के जो मालिक हैं एलोन मस्क, तो लेगेसी मीडिया कह के खासा बुरा भला भी कहते हैं, बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं। चाहे दुनिया के बड़े से बड़े अखबार में नाम लेकर नहीं बात करता, या बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल्स हैं जिसमें बड़े बड़े नेटवर्क हैं रेडियो टेलीविज़न के, और बहुत ही हक़ारत की नज़र से देखते हैं। मतलब कि क्या है, इनको न्यूज़ ब्रेक करनी नहीं आती, ये तो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के लायक भी नहीं है। इस तरह की बातें आप लोग कहने लगे। और अगर इसका कोई फ्यूचर है, यानी न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स का, तो और रिलायबल, वो बड़े दावे से कहते हैं, वो इन नेटवर्क्स पे है, यानी जिसमें साल को ट्विटर है वगैरह वगैरह। ये क्या कंट्रडिक्शन है? क्योंकि एक तरफ हम ये देखते हैं कि ये वो नेटवर्क्स हैं, मैं नाम लेके नहीं बात कर रहा किसी एक नेटवर्क की, जहाँ पे एक से एक बड़ा झूठ भी आपके सामने आ रहा होता है।
और ये भी बात सही है कि बहुत सारे लोग जिनकी आवाज़ नहीं है, उनको कुछ सुनने वाला नहीं है जी। उनको एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम भी मिल रहा होता है इन सारे नेटवर्क्स पे। तो इस सिलसिले में कुछ सोचना है आपका कि ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग ये ये न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में? स्पेसिफिकली और न्यूज़ के लिए भी देखिए, न्यूज़ के लिए बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स बन गए हैं। अब पहले प्रोडक्ट्स को देखते हैं। एक तो आ गया कि आप अपने ऐप पे आप ब्रेकिंग न्यूज़ पा सकते हैं हर सेकंड। आप न्यूज़ को देख सकते हैं टिकटॉक वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस की तरह। आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मैं डेली न्यूज़ करने रखता हूँ। मैं वीकली में एक पॉडकास्ट होता है, उसको 2 घंटे सुनता हूँ वीकली न्यूज़ को रिकैप करने के लिए। जो लेगेसी मीडिया और डिस्ट्रीब्यूटेड मीडिया का जो टेंशन है वो बहुत सिंपल है कि कुछ लोग कहते हैं कि लेगेसी मीडिया बायस्ड है। लेगेसी मीडिया का एक पर्टिकुलर एजेंडा है जो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट चीज़ें मीन कर सकता है, बट जनरली इट कैन मीन कि कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल बेंट है, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है, टैक्सेशन पे, इमिग्रेशन पे, इस तरह की चीज़ों पे लेगेसी मीडिया का एक पॉलिटिकल स्टैंस है। और वो चाहते हैं कि बिकॉज लेगेसी मीडिया कल्चर को जनरली डिक्टेट करता है, तो जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं नहीं ये तो गलत है, ये बायस्ड है, ये एंटी नेशनल एजेंडा चला रहे हैं। दूसरे साइड बोलते हैं, लेगेसी मीडिया बोलता है कि ये क्या, ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, इनके पास लेजिटिमेसी नहीं है ओपिनियन देने की, या फिर इनको डीकंस्ट्रक्ट और एनालिसिस करने की क्षमता नहीं है उनके पास, तो इनकी बातें सुनने का क्या फ़ायदा। अगर आपको न्यूज़ चाहिए तो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से लो, ना कोई जस्ट रैंडम यूट्यूबर से। और अगर आप एग्जांपल्स देखने जाएंगे तो आपको दोनों पॉइंट्स के मिल जाएंगे। क्या लेगेसी मीडिया कई बार बायस्ड रह चुका है? क्या लेगेसी मीडिया के कई बार पॉलिटिकल पॉइंट्स रह चुके हैं? हाँ, तो एंड वाइस वर्सा, अगर कुछ लोग क्वालिफाइड नहीं हैं और वो अगर ओपिनियंस दे रहे हैं, हाँ, तो चैलेंज आता है एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स में। अगर कोई इंसान है जिसके पास मान लीजिए 1 बिलियन फॉलोअर्स है और वो कंस्पिरेसी थियरीज शेड करना शुरू करे और लोग उस न्यूज़ को कंज्यूम करें एंड दे एक्ट ऑन इट, दैट्स अ डेंजरस सिनेरियो। सिमिलरली अगर लेगेसी मीडिया किस तरह से they become the only source of truth or opinion, they are able to get stuff done, that is also a dangerous thing. लेकिन क्या है कि जनरली स्पीकिंग लोगों को बोलो या कंपनी बोलो रोक दो, इट्स नॉट, ये नहीं, इट्स जस्ट बैड स्ट्रैटेजी। तो आपको रीजन करना पड़ेगा। तो द आंसर टू अ बैड आर्ग्यूमेंट इज अ बेटर आर्ग्यूमेंट, द आंसर टू अ बैड प्रोडक्ट इज अ बेटर प्रोडक्ट। तो there is no universe in the world जिसमें decentralized distributed media जो काफ़ी biased ill informed हो सकता है, रुक जाएगा suddenly, and there is no universe की legacy media या legacy publication बंद हो जाएंगे। और इसका clearest example मैं last हफ्ते में, मेरी एक दोस्त है, उससे मैं मिलने गया था डिनर पे। वो एक हेज फंड चलाती है, उसने अभी रिसेंटली फंड बंद किया, वो एक किताब लिखना चाहती है और मीडिया में अपना नाम देना चाहती है। तो हमने 2 ऑप्शन डिस्कस किए। तुम अपना कर लो, लेकिन पैशन इकोनॉमी है, वाई, और तुमने अपनी लाइफ में अच्छा किया है, तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन फ्लोट कर लो, ब्लॉग लिख लो, इवेंचुअली अगर ब्लॉग में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। और वो उस प्रेमिस से एग्री करते, उसको करती है हाँ यू आर करेक्ट, आई विल डू दैट, बट फर्स्ट हेल्प मी फाइंड अ गुड पब्लिशर एंड हेल्प मी फाइंड अ गुड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आज भी लेजिटिमेसी जो आती है ना, ये बुक पेंगुइन से छपी है, इसलिए शायद लोग इस पर 2 मिनट ज़्यादा ध्यान देंगे। मैं खुद से पब्लिश करता, आई थिंक बुक सेम रहती, लेकिन लोगों को शायद थोड़ा कन्विंस करने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो आज भी जो स्टैम्प ऑफ अप्रूवल आता है वो थोड़ा ट्रेडिशन से आता है। एंड ये दिस इज व्हाट इट इज। अभी जिक्र हुआ था आपकी मॉम का, जी, आपकी जो माता जी हैं, उनका नाम है डॉक्टर अनामिका, हिंदी की बहुत बड़ी कवि हैं। आपको भी कुछ कविताओं का शौक है? मुझे बहुत शौक है पढ़ने और लिखने का भी, पढ़ने का, लिखने का, अपने मम्मी के दोस्तों का से मिलने का और उनसे सीखने का, बहुत मेरा और मेरे भाई का। तो शुरू से ही फॉर नैन एंड आई हमने मम्मी को 2 ही काम करते हुए देखा है, या तो पढ़ते हुए या लिखते हुए। मैं कई बार जब मैं इंडिया में रहता था
किसी भी टाइम पे घर आऊँ, अगर उस सुबह 3-4 होंगे वो पढ़ रही होंगी, और कई बार अगर मैं लेट से आया घर पे तो वही कर रही होंगी। तो आदत बन जाती है, तो पढ़ना लिखना इज़ द नॉर्म। और उनकी ट्रेनिंग ऑब्वियसली लिटरेचर में है, और मेरी और मेरे भाई की ट्रेनिंग बिजनेस में है, बट व्हाट मेक्स माय ब्रदर एंड आई truly come alive are the arts. तो music in his case and writing and acting in my case. अच्छा, एक्टिंग इसका इंट्रोडक्शन मैंने नहीं आपका कराया कि एक्टिंग माउस ट्रैप में काम किया था मैंने यहाँ पे, आई वाज एगाथा क्रिस्टी की। ये जो यहाँ वेस्ट एंड में जी शो हो रहा है। नहीं अभी नहीं, मतलब कुछ साल पहले, बहुत पहले। हाँ हाँ, रियली इसमें? और वो पता नहीं कितने साल से हो रहा है। वो इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रनिंग प्ले। हाँ, माउस ट्रैप में। माउस ट्रैप में। और ये हमारे ये रिच इमेजिनेशन जो मेरे भाई है उसमें, वो बेसिकली है क्योंकि मामा यूज्ड टू एंड स्टिल कीप्स टेलिंग अस स्टोरीज। उन्होंने अभी तो मैं मेरे और नैन दोनों की वी आर मे बी अडल्ट्स नाउ, बट आदत हो जाती है, इसलिए घर पे जो भी आ रहा है वो मोस्टली लिटरेचर से इंक्लाइंड होगा, जिससे हम मिल रहे हैं, तो आप सुनते हैं, काफ़ी लैंग्वेज बन जाती है। आप सीखते हैं। और जब वर्क एथिक देखते हैं किसी के सामने, तो आपकी यू मिमिक योर पेरेंट्स और योर पेरेंट्स फ्रेंड्स और पीपल अराउंड यू। तो देखा कि ये वर्क एथिक है। सो जनरली बहुत अच्छा फ्यूजन हो गया बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड पोइट्री। और मुझे लगता है टू मेक द वर्ल्ड अ काइंडर प्लेस, पोइट्री की बहुत सख्त ज़रूरत है। अरे क्या बात कही। देखिए, मैं तो बिना पोइट्री के फिर रह भी नहीं सकता। वो हिंदी की कविता हो या उर्दू की शायरी हो, आमतौर पे। अभी आपने जिक्र किया था माउस ट्रैप में आपने एक्टिंग की थी, वो भी जो वेस्ट एंड में शो चल रहा था, मतलब दर्जनों साल से और अभी तक चल रहा है। क्या रोल किया था उसमें आपने? मैं मेजर मेटकाफ था। अरे वाह। मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जो मैंने जो शोज़ किए, स्टडी होता है उसमें, एक अंडर स्टडी होता है। नहीं, मैंने ये शोज़ इंडिया में परफॉर्म किए थे ज़्यादातर। मोस्ट ऑफ माई शोज वर इन इंडिया हैबिटेट सेंटर, LTG ऑडिटोरियम। लेकिन ग्रुप यहाँ से गया था? यहाँ से कुछ एक्टर्स यहाँ से थे। जो मैंने जो प्ले में, जिसमें मेरा मेजर मेटकाफ वाला रोल इंडिया में। इसके अलावा जो मैंने मूवीज़ की हैं उसमें भी मूवीज भी की हैं, छोटी मोटी। तो बम पे बम करा रहे हैं, मतलब नई चीजें। आई विश आई वर अ स्टार, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने छोटे रोल्स किए हैं मूवीज में, और बड़े रोल्स किए हैं प्लेज में। हाँ। अच्छा, कविता की बात हो रही थी। आपको अपनी मॉम की कोई कविता याद है? बिल्कुल याद है। और अभी वो SOAS में 23 को उनका सेशन है, तो मैंने और मॉम ने साथ बैठ के डिसाइड किया कि कैसे SOAS के स्टूडेंट्स को क्या पसंद आएगा। तो उनकी जो पोएम है, मैं उनके हर बर्थडे पे अपने दोस्तों को सुनाता हूँ। मैं रिसेंटली एक जगह, मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। जो कविता हम सुनने वाले हैं वो है डॉक्टर अनामिका की कविता। जी, अनामिका। अच्छा, अनामिका के साथ में मैं ये भी कहूँगा कि उनको तो अभी हाल ही में साहित्य अकेडमी का पुरस्कार मिला है, अवार्ड मिला है, और वो हिंदी पोइट्री के लिए मिला है। जी। और मेरे ख्याल से इससे पहले कभी हिंदी पोइट्री में किसी महिला को, she was the first woman poet to get it, कभी साहित्य अकेडमी का अवार्ड नहीं मिला, तो ये मिला है, तो वंडरफुल। सुनाइए। Knowing someone is like buying another mirror for yourself and another set of earphones, good ones, which let you hear distinctly. After all, what does but Koina Berry say as parting words to the stunned silence of the fields sold away? If you listen carefully, you can even hear the sad laughter of old prostitutes, like swabs of cotton from some unknown mythic epoch, entering your space. You can hear Rag Jayvanti on the Ektara of an ancient madman in the oldest asylum of the world. You can hear the whooping cough of the prisoner playing his chains to the rhythm of Jhan, 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 playing on the rhythms of the crimes done and undone. And then you can hear the double entendre of all the established rules and the soft thuds of languages almost dead, each world difficult
but strong enough to pull you into the fold of the mysterious Naglok, the world of serpents, deep inside the waters, sunk within waters, without a straw to hold on to, slowly, slowly turned into serpent jewels. Knowing someone is a passionate leap, first outside your being, and then deep within it. It sends out ripples on the surface of waters over the pond for a long time. Knowing someone is to become pond, river, ocean, and rain. Knowing is a departure. Clouds rain once, trees 3 times. And after every rain, when you shake their branches, knowing someone is like gradually remembering all things forgotten, sunk deep in memory. Knowing someone is becoming trembling leaves catching raindrops. So this poem, ये कविता मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि जब भी मेरी खास दोस्ती बनी है, किसी को भी जब ढंग से जानता हूँ मैं इस पोइट्री को आई गो बैक टू इट और वंडरफुल, अच्छा लगता है। एब्सोल्युटली। और दिलचस्प बात ये भी है कि आपने अभी इसी इंटरव्यू के दौरान पहले जिक्र किया था आपकी वाइफ जो हैं पत्नी वो लेबनीज़ हैं जी, और लेबनानी हैं और उनका नाम है गरीदा जी। मुझे उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ है, आप भी जानते हैं जी, और मैंने उनमें भी एक ये शौक़ देखा पोइट्री का जी। उन्होंने हमें सुनाई महमूद दरवेश की नज़्म जो अरबी के फ़लस्तीनी बड़े गज़ब के शायर हुए हैं जी, और वो उन्होंने इतने प्यार से सुनाई थी कि वो मुझे पोइम जो है महमूद दरवेश की अभी तक अच्छी तरह से याद है। तो ये देखिए गज़ब की चीज़ हो रही है जो मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर अनामिका के बेटे हैं उत्कर्ष, वो उनकी कविता याद रखते हैं, वो सुनाते हैं, और आपने शादी भी की जिनको बहुत शौक़ है जी। गरीदा मेरे भाई को भी, आपके भाई मेरे को भाई की पत्नी सिस्टर इन लॉ को भी। और ये परवेज़ जी बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे लिए क्योंकि मामा, मेरी लेट ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ये आप हमेशा से एकेडमिक फैमिली से आए हैं। पोइट्री राइटिंग बहुत इंटेग्रल चीज़ें हैं। तो जस्ट बिकॉज मैं और मेरा भाई प्राइमरली और लाइक आर रिस्पेक्टिव स्पाउसेस are a little more in the field of business, it doesn't mean that we'll ever forget our roots. जब मम्मी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था तो मैंने एक अनामिका स्कॉलरशिप इनिशिएट की कि भाई आई वांट टू प्ले अ रोल इन हेल्पिंग पोएट्री become the norm rather than it being something that people do. और हिंदी, उर्दू, तमाम तरह की इंडिक भाषाएं उनको मैं जितने भी सपोर्ट कर सकता हूँ उसको मैं करूँगा। और इस तरह की जो ये मैंने और मेरे भाई ने स्कॉलरशिप चलाई थी और ये करते रहेंगे। और जब हम लोगों ने डिसाइड किया टू फाइंड आवर रिस्पेक्टिव पार्टनर्स, तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम हमारी फैमिलीज रियली मर्ज करें, फ्यूज़ करें इंटेलेक्चुअली भी। और इस पे हमने काफ़ी अच्छे से बातचीत की थी। और जब मैंने देखा कि कीरा को पोइट्री राइटिंग लिटरेचर काफ़ी पसंद है, तब मुझे और भी विश्वास हुआ कि शी विल एंजॉय ऑल्सो बिकमिंग अ लिटिल इंडियन इन द प्रोसेस। बहुत मज़ा आया है उत्कर्ष आपसे बातें करके और आपसे बहुत सीखने को मिला। मैं एक बात यहाँ पे ये भी जानना चाह रहा था, आप देखिए इतनी कम उम्र में एक कंपनी के सीईओ भी हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड उसमें आप शेवनिंग के फेलो हैं। और साथ में दिलचस्प बात जो मुझे अचानक याद आई कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जी, उसके आप ग्लोबल शेपर हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर ने इस किताब का फॉरवर्ड लिखा था। क्या नाम उनका? क्लाउस श्वाब ने इस किताब का फॉरवर्ड लिखा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कामयाबियाँ आप की सुनकर तबीयत खुश हो गई और मेरी जानिब से, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशिंग यू so much, all the best. No, thank you. And best of luck. I really enjoyed your questions. And thank you very much for sparing so much time for us. No, thank you for your generosity with your time and your questions.